Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic बिजपुरी आगरा। इन्वायरमेंटल स्टडी की कंटिन्यूस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो नॉइस पोल्यूशन है यानी ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, उसके बारे में, यानी सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो उसी से पॉल्यूशन से रिलेटेड आगे का नया टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। आप सभी जानते हो प्राकृतिक में यानी नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, यानी जिनको विघटन से क्या रहता है, आपकी रेडियो एक्टिव किरणें यानी अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो उन तत्वों को तो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, और उन तत्वों के द्वारा जो आपका पॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर टू में जो आपका अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक करा था। न्यूक्लियर बम में किसका यूज करते हैं हम? यूरेनियम का। और यूरेनियम कैसा है आपका? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो उस यूरेनियम की वजह से आपके जो जापान के शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे क्या हो गया था आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। आपको ब्लास्ट में तो लोग मरे ही, लेकिन उस ब्लास्ट से 10 गुना ज़्यादा किसकी वजह से मरे? जो वहाँ पे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जनरेट हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे लोग आपके ज़्यादा। देखो, अब डेफिनेशन बताता हूँ। प्रकृति में कई ऐसे हैवी एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं जिनके न्यूक्लियाई यानी केंद्रक लगातार विघटित होते रहते हैं। ठीक है, जिनके न्यूक्लियाई यानी जो केंद्रक है लगातार क्या रहते हैं? विघटित होते रहते हैं। विघटित का मतलब टूटते रहते हैं, और विघटन के फलस्वरूप कई प्रकार के रेडिएशन जनरेट करते हैं। रेडिएशन मीन्स यानी कई प्रकार की आपकी रेडियो एक्टिव किरणें, फॉर एग्जाम्पल अल्फा बीटा गामा एक्सरे किरणें आपकी क्या कहते हैं? जनरेट करते हैं। विघटन यानी टूटने के फलस्वरूप जो मूल तत्व कई अन्य तत्व में परिवर्तित हो जाता है और एक नए तत्व में बदलता रहता है। इस क्रिया को रेडियो एक्टिवता यानी रेडियो धर्मिता तथा ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जो यूरेनियम है, यूरेनियम पे जब हम आपका न्यूक्लियर में रहता है तो वो एक आपकी रिएक्शन चलाता है। जैसे नाभिकीय विखंडन की बात करूं, नाभिकीय विखंडन में क्या रहता है? आपका एक एटम 2 बराबर एटमों में टूट जाता है और अत्यधिक मात्रा में क्या कहता है? ऊर्जा जनरेट करता है। यानी एक एटम किस में टूट गया? 2 में। 2 कितने में टूट जाएंगे? 4 में। 4 कितने में टूट जाएंगे? आपके 8 में। और नया एलिमेंट का आपका क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसे एलिमेंट को ही हम बोलते हैं आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। क्या? रेडियो एक्टिविटी। जो ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी जो आपके ये पदार्थ होते हैं, वे कैसे रहते हैं? 2 प्रकार के रहते हैं। फर्स्ट वन है आपका नेचुरल और सेकंड वन है आर्टिफिशियल। फर्स्ट वन क्या है आपका? नेचुरल। सेकंड वन है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आते हैं? नेचुरल में आते हैं आपके रेडियन, यूरेनियम और कई सारे तत्व हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेडियन, यूरेनियम। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपका रेडियो एलिमेंट कौन सा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो क्वेश्चन दे रखा हुआ रेडियन, यूरेनियम, लोहा, निकेल। तो इन में से आपके कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? एक रेडियन है और एक आपका यूरेनियम। ठीक है, ये याद रखना, 2 नाम ये आपके एमसीक्यू में पूछने के काफ़ी चांसेज है। और 2 आपकी क्रियाएं रहती हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या रहता है? नाभिकीय विखंडन में एक एटम आपका 2 एटमों में टूटता है। ठीक है, एक एटम 2 एटम में क्या होगा? ब्रेक होगा। और नाभिकीय संलयन में क्या रहता है? 2 एटम मिलकर एक एटम का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विखंडन का मतलब टूटना, संलयन का मतलब जोड़ना। विखंडन में एक एटम 2 एटमों में टूटता है, और नाभिकीय संलयन में 2 एटम एक एटम में आपके 2 एटम मिलकर एक एटम को आपके बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे नेचुरल में मैंने आपको बता दिया रेडियन और यूरेनियम। और आर्टिफिशियल में कैसे कौन कौन से रहते हैं? ठीक है, आर्टिफिशियल में देखो, आर्टिफिशियल में पहला है आपका परमाणु रिएक्टरों एवं त्वरकों में रेडियोधर्मिक समस्थानिकों का बनना। ठीक है, जब आपकी परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट देखे होंगे आपने। ठीक है, सभी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा।
न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या रहता है, जो आपका यूरेनियम है वो यूरेनियम टूट के उसके समस्थानिक बनते हैं और वहाँ पे लार्ज अमाउंट में, यानी जो समस्थानिक बनते हैं वो कैसे होंगे, आपकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही। और लेकिन वो किसके द्वारा बन रहे हैं, वो आपके आर्टिफिशियल यानी इंसान के द्वारा का आपके बन रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उन समस्थानिकों को क्या बोलते हैं, आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वहाँ पे आपके ये समस्थानिक बनते हैं। दूसरा है अणु अस्त्रों के परीक्षण में अविकसित ईंधन के उपचार आदि में रेडियोधर्मी तत्वों का बनना। जब हम अस्त्र यानी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, जो आपके न्यूक्लियर बम है, उनमें जो आपका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो तत्व उत्पन्न होते हैं उन्हें बोलते हैं रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट तत्व। बम कौन बनाता है, आपका ह्यूमन विंग। तो ह्यूमन विंग के द्वारा क्या बनाते हैं, आपके आर्टिफिशियल में ही आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, आपका आर्टिफिशियल में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, यहाँ पे आपका क्या बन सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा। जैसे आपका आएगा कि इनमें से कौन सी रेज आपकी रेडिएशन है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्फा, फर्स्ट ऑप्शन अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड गामा और फोर्थ पे आ जाएगा सभी। तो आपको आंसर कौन सा लगाना होगा, सभी। तो आपके टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, रेडिएशन की हिंदी रहती है विकिरण, ठीक है, रेडियोधर्मी विकिरण, ठीक है। ये आपके कितने प्रकार के रहते हैं, आपके अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, न्यूट्रॉन किरणें और एक्स किरणें। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, न्यूट्रॉन रे और एक्स रे, ठीक है। इनमें से जो आपके चार इंपॉर्टेंट रहते हैं, फर्स्ट वन अल्फा, बीटा, गामा एंड एक्स रे। अल्फा, बीटा, गामा एंड एक्स रे, इन चारों को आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। बेसिकली ये रेडिएशन होता क्या है, जब आप किसी एटम, जो आपका रेडियो एक्टिव एटम होता है, उस एटम पे जब आप रिएक्शन करते हो, जब एक एटम दो एटमों में आपका टूटेगा तो वहाँ से वो लार्ज अमाउंट में क्या क्रिएट करता है, क्रिएट करेगा, आपकी जनरेट करता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट करता है। और उस एनर्जी के साथ ही वहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप की क्या निकलती हैं, रेज निकलती हैं। और ये रेज आपकी जो रिएक्शन रहती है और जो आपका मटेरियल रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी रेज हैं इनमें जिनका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, आपका मेडिसिन फील्ड में भी बहुत सी रेज का क्या कहते हैं, हम उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरे का नाम आप सभी ने सुना होगा कि जब आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी खांसी नहीं आती है तो आपसे बोला जाता है कि अपना एक्सरे करवाओ। तो वहाँ पे क्या करते हैं, आपकी मशीन से एक्सरे जनरेट करते हैं और उन एक्सरे को आपकी बॉडी के आर पार किया जाता है, जिससे क्या है आपकी बॉडी में कोई भी वो एक्सरे तो आपकी बॉडी के पास चली जाएंगी, लेकिन उनमें जो भी कोई सब्सटेंस हो रहता है आपकी बॉडी में या लंग्स में, वो आपका उन एक्सरे में क्या होता है, दिखाई दे देता है, ठीक है। तो पहली हेडिंग है आपकी एक्सरे। क्या, एक्सरे। देखो मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना, आपके कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से ही बनेगा। जैसे पहला है आपका अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या रहती है, ये किरणें पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। क्या, ये किरणें पॉजिटिवली क्या रहती हैं, चार्ज रहती हैं। सेकंड, इनकी वेदन क्षमता बीटा गामा से कम रहती है। क्या, इनकी वेदन क्षमता बीटा गामा से कम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, यह चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। यह चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित का मतलब यानी आपकी बहुत सारी किरणें एक डायरेक्शन में जा रही हैं सीधी, वहाँ पे कोई आपका एरिया नहीं है, यानी कोई भी आपका चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही आपकी वो रेज मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, विक्षेपित हो जाएंगी। विक्षेपित का मतलब जैसे आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। यहाँ से आपकी क्या आ जाएंगी, यहाँ से आपकी रेज आ रही है, 1 2 3, ये 3 रे आ रही। जैसे ये आपकी सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे ये इस मैग्नेटिक फील्ड में आएंगी तो एक रे इधर चली जाएगी, एक सीधी चली जाएगी, एक इधर आ जाएगी। इससे क्या ये विक्षेपित हो जाएंगी, ये आपकी अलग अलग इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। नंबर 4 है, इनकी आयनीकरण क्षमता अधिक रहती है। क्या, इनकी आयनीकरण क्षमता क्या रहती है, अधिक रहती है। ये इसमें एक नंबर पाँचवा लिख लो, ये किरणें शरीर की त्वचा को आसानी से भेद सकती हैं।
इसलिए इनका शरीर पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जो अल्फा किरणें रहती हैं, जो हमारी स्किन होती है, स्किन को तो ये पार कर जाएगी, लेकिन हमारी बॉडी के आर पार नहीं जा सकती। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, स्किन पे ही पड़ेगा। और जो हमारे इनर आर्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल लंग्स, लिवर, किडनी, उन पे कोई ये डैमेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको 5 पॉइंट बनवाए हैं, ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट वन, ये किरणें कैसी रहती है, पॉजिटिवली चार्ज। सेकंड, इनकी भेदन क्षमता कितनी कैसी रहती है, अल्फा बीटा गामा से कम, फॉर एग्जांपल, या इनकी भेदन क्षमता सबसे कम रहती है, ये भी लिख सकते हो, इनकी भेदन क्षमता सबसे कम रहती है। नंबर थर्ड है, यह किरणें चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। नंबर 4 है, इनकी आयनीकरण क्षमता अधिक होती है। क्या, इनकी आयनीकरण क्षमता क्या रहती है, अधिक होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी अल्फा रेज की बातें। और जो अल्फा रेज आपकी जनरेट होती हैं वो किससे होती हैं, रेडियम, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम से आपकी अल्फा किरणें क्या रहती हैं, जनरेट रहती हैं। नाम सुन लेना, याद कर लेना, रेडियम, यूरेनियम और प्लेटेनियम, इनसे क्या रहती है, अल्फा किरणें आपकी जनरेट रहती हैं। नेक्स्ट है आपकी बीटा किरणें। क्या है आपकी नेक्स्ट, बीटा किरणें। नेक्स्ट आपकी बीटा किरणें। जैसे बीटा किरणें में पहला टॉपिक है, बीटा किरणें उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। बीटा किरणें किससे बनी रहती हैं, उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन से बनी रहती हैं। ठीक है, बीटा किरणें उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन से बनी रहती हैं। नंबर 2, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। आपसे एमसीक्यू पूछेगा, ऐसी कौन सी किरणें हैं जो उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन से बनी रहती है या इलेक्ट्रॉन से बनी रहती है, तो वो एग्जाम्पल होगा आपका बीटा रेज। और जबकि जो आपकी अल्फा रे कैसी रहती हैं, वो आपकी धनावेशित रहती हैं और किससे बनी रहती हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि से आपकी बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। सेम ऐसे ही आपकी अल्फा किरणें भी क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती थी, और ये किरणें भी आपकी चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। ये एल्यूमिनियम की पतली शीट को भेद सकती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन पूछेगा, वो कौन सी किरणें हैं जो एल्यूमिनियम शीट को भेद सकती हैं, पतली शीट को भेद सकती हैं, तो आपका आंसर रहेगा बीटा रेज। ये किरणें एल्यूमिनियम की पतली शीट को भेद सकती हैं। इनकी जो भेदन क्षमता रहती है वो अल्फा से तो ज़्यादा, लेकिन गामा और एक्सरे से क्या रहती है, कम रहती है। इनकी जो भेदन क्षमता यानी आपको आर पार निकलने की जो क्षमता रहती है किसी मटेरियल से या बॉडी से, वो अल्फा से तो ज़्यादा रहती है, किंतु गामा और एक्सरे किरणें से क्या रहती है, कम रहती है। क्या, गामा और एक्स किरणें से क्या रहती है, कम रहती है। ये जो किरणें हैं, याद कर लेना, पहले आपकी कैसे निकल रही थी, यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम से। ये किरणें आपकी फॉस्फोरस 32, टाइटेनियम और कार्बन 14 से निकलती हैं। क्या, फॉस्फोरस 32, टाइटेनियम और कार्बन 14 से आपकी ये किरणें निकलती हैं। ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, आपके 2 हो गए, अल्फा हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका गामा। कौन सा है, थर्ड पॉइंट है आपका गामा। ठीक है, देखो गामा रे में क्या है, ये किरणें फोटोन से बनी होती हैं। क्या, ये किरणें फोटोन से बनी होती हैं। जो नेक्स्ट किरणें हैं वो आपकी कौन सी, एक्स किरणें, सॉरी गामा किरणें। ये किरणें फोटोन से बनी होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, गामा किरणें, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपका, गामा किरणें किन से बनी रहती हैं, तो आपको आंसर देना होगा ये किन से बनी रहती हैं आपकी, ये फोटोन से बनी रहती हैं। ठीक है, किससे बनी रहती हैं, ये आपकी फोटोन से बनी रहती हैं। ठीक है, गामा किरणें फोटोन से बनी रहती हैं। पहला बीटा किरणें किससे बनी थी, इलेक्ट्रॉन से बनी रहती थी। उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन से आपकी बीटा किरणें बनी रहती हैं। ठीक है, उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन से आपकी बीटा किरणें बनी रहती हैं और गामा किरणें आपकी फोटोन से बनी रहती हैं। 1 मिनट रुकना, ये सही आ जाए। ठीक है, अब सही है। अब देखो सेकंड, पहला पॉइंट है ये किरणें फोटोन से बनी होती हैं। सेकंड पॉइंट है ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। जबकि आपकी अल्फा और बीटा रेज कैसी थी, आपकी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती थी, वो विक्षेपित हो जाती थी। क्या, चुंबकीय क्षेत्र में आपकी क्या हो जाती थी, विक्षेपित हो जाती, जबकि ये किरणें आपकी चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो पाती। ये किरणें लेड की परत, कंक्रीट की परत और मनुष्य के पूरे शरीर से पार निकल सकती है। यानी इनकी जो वेदन क्षमता है वो अल्फा बीटा गामा
अल्फा बीटा और एक्सरे, अल्फा बीटा और एक्सरे से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा रहती है और इसी किरणों के द्वारा समुद्र की सतह के नीचे आपके जितने भी खजाने रहते हैं जो शिप डूब गए होते हैं, उन्हीं इसी के द्वारा आपका क्या कहते हैं, इन्हीं के द्वारा, इसी किरण के द्वारा आपका पता लगाया जाता है। 3 पॉइंट है, ये फोटोन से बनती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं और ये किरणें लेड की परत, कंक्रीट की परत और मनुष्य के पूरे शरीर के पार निकल जाती हैं। ठीक है, पार निकल जाती हैं। सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट आपकी किरणें है एक्सरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। मेडिसिन फील्ड में सबसे ज़्यादा किस किरणों का उपयोग करते हैं, क्या मेडिसिन फील्ड में सबसे ज़्यादा किन किरणों का प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर होगा एक्स किरणें। ये किरणें भी किससे बनी रहती हैं, फोटोन से बनी रहती हैं। ये किरणें भी फोटोन से बनी होती हैं। ये किरणें भी आपकी चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, यानी गामा और एक्स किरणें आपकी विक्षेपित नहीं होती हैं, अल्फा और बीटा आपकी विक्षेपित हो जाती हैं। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। और थर्ड पॉइंट, ये किरणें तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन के भारी लक्ष्य के टकराने पर उत्पन्न होती है। क्या, ये किरणें तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन के भारी लक्ष्य से टकराने पर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये लक्ष्य के टकराने पर उत्पन्न होती हैं। ये आपकी 4 किरणें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है और बाकी की जो आपकी कॉस्मेटिक किरणें हैं वो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन चारों का आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव, अर्ध आयु। आपसे बेसिकली इसमें कुछ नहीं पूछेगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एमसीक्यू में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु, अर्ध आयु का मतलब कोई, यानी कोई अपनी आधी लाइफ का आपका एक्स जी चुका है और उसकी आधी लाइफ रह चुकी है। जैसे एक मनुष्य के जीने की एज है 100 साल, लेकिन वो फिक्स, यानी आपको मालूम है 100 साल तक जिएगा, लेकिन जैसे ही वो 50 साल का हो जाएगा तो उसकी अर्ध आयु कहलाएगी आपकी 50 साल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, किसी रेडियोधर्मी तत्व की मात्रा नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप जितने समय में अपनी मूल मात्रा की आधी रह जाती है, उस समय को ही तत्व की अर्धायु कहते हैं। उस समय को ही तत्व की अर्धायु कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, एक आपका यूरेनियम का पीस है, ब्लॉक 1 kg का, क्या 1 kg का आपका क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, अब वो आपका विखंडन होता रहेगा, यानी धीरे धीरे टूटेगा, तो वो उसका वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आप सभी जानते हो। ठीक है, वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे ही उसका वेट 500 ग्राम रह जाएगा, पहले क्या था 500 ग्राम, 1 किलो, अब कितना रहेगा 500 ग्राम, यानी आधा रह जाएगा। ठीक है, आधा रह जाएगा। और वो आधा कितने टाइम में रह गया, जैसे वो धीरे धीरे 1 साल बाद वो 500 ग्राम रह गया। 1 साल पहले था 1 kg का और 1 साल बाद वो कितना रह गया, 500 ग्राम रह गया। तो 1 साल में वो कितना कम हो गया, आधा कम हो गया। तो उसकी जो अर्ध आयु कहलाएगी वो कहलाएगी उसकी 1 साल, यानी 1 साल जो आपका टाइम टेबल है, 1 ईयर, वो उसकी क्या कहलाता है, अर्ध आयु। उस समय को तत्व की अर्ध आयु कहते हैं, समझिए ना। इसे T1/2 अर्धा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका ये फॉर्मूला याद रख लेना, बस MCQ में ये पूछेगा बस, या ये पूछ लेगा अर्ध आयु काल को किससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे T1/2 = log E स्क्वायर अपॉन गामा, T1/2 बराबर log E स्क्वायर अपॉन गामा, ये कहलाएगी आपकी अर्ध आयु का फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव। सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव, यानी जो आपका रेडियो एक्टिव है वो कहाँ से निकलता है। ठीक है, सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव, पहला है आपका एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर से आपका निकलता है। सेकंड है आपका एटॉमिक एक्सप्लोसिव, यानी परमाणु विस्फोटक से। तीसरा है मिनरल से। चौथा है मेडिकल यूज से। पांचवा है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट से, यानी जो आपका रेडियो एक्टिव आपका निकलता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, वो इन जगह से ही होता है। फर्स्ट वन आपका एटॉमिक रिएक्टर, सेकंड वन एटॉमिक एक्सप्लोजन, थर्ड वन आपका मिनरल्स, फोर्थ वन आपका मेडिकल यूज, फिफ्थ वन रेडियो एक्टिव वेस्ट, जिसमें पहला है आपका रेडियो एक्टिव रिएक्टर। देखो रेडियो एक्टिव रिएक्टर क्या रहता है, आप सभी जानते हो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनका यूज यानी क्यों करते हैं हम, उनका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट रहती है, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहाँ पे क्या रहता है, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। और यूरेनियम जब आपका विखंडन होता है उसके फलस्वरूप क्या रहता है, लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, आपकी हीट निकलेगी। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है,
ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सोर्स ऑफ फ्यूल में उसमें, ठीक है, नहीं सॉरी ये आपका नहीं है, ये सिविल में पढ़ा चुका हूँ इस वाले को, आपका नहीं है ये, ठीक है। थर्मल में आप पढ़ा होगा आपने, ये थर्मल एनर्जी में, ठीक है। इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब यूरेनियम का कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं यानी उसका विखंडन करते हैं तो वहाँ से लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और लार्ज अमाउंट में ही आपके समस्थानिक बनते हैं, ठीक है। अत्यधिक ऊष्मा के कारण जो उसकी भट्टी रहती है फर्नेस, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसे ठंडा करने के लिए आप किसका यूज करते हो, जल का उपयोग करते हो। आप कभी देखना जितने भी आपके न्यूक्लियर रिएक्टर बने होंगे वो हमेशा समुद्र के किनारे बने रहते हैं, जहाँ पे आपका